आज हम कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 नंबर का ईवीएस आपका आता है। इस 30 में से 15 से 20 नंबर की एनसीईआरटी और नेक्स्ट 15 नंबर, कई बार 12 नंबर, बट हाँ 15 नंबर की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट रहती है फिक्स। तो 15-15 का ये पेडागोजी 15 नंबर की और 15 नंबर का आपका ईवीएस, जो कि एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ भी नहीं कहेंगे, थर्ड टू फिफ्थ कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है एनसीईआरटी की अगर हम बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीजों को। और मैं एकदम चंपू बनी हुई हूँ, बट आपको चंपू से क्या लेना देना, आपको तो पढ़ने से लेना देना है, जो कि हम मस्त पढ़ेंगे ही। ठीक, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और जादू दिखाएंगे आज आपको, हम अपना जादू का पिटारा लेके आए हैं, ये हम बाद में बताएंगे। चलिए खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से। बहुत रिपीट होते हैं ईवीएस में क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं। आप कहाँ से बना दें, वो अलग बना दें दुनिया से, नहीं बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पेड बैच में पेडागोजी कब स्टार्ट, मैथ एंड इंग्लिश हो जाएगी। आई थिंक उदय सर से बात हो गई है, तो वो हो जाएगी एक दिन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पोल भी आपके सामने है, पोल में जवाब देंगे। क्वेश्चन है, कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कितनी बार रिपीट हुआ है ना। कुडुक, इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं। कुडुक क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ के लोगों की, याद कीजिए जरा, फटाफट से बताइए। अलग अलग जगहों की भाषाओं पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियसली, बताइएगा, समझेंगे चीजों को। इससे पहले कि याद तू आए, हाँ ये फालतू फालतू बातें तो मैं इतनी बढ़िया कर लेती हूँ, ये 90s के गाने मेरे दिमाग से उतरे नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये अटक क्यों गया, अगर हम बात करें, है ना, लाइक शेयर आप करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कुडुक की अगर हम बात करें तो कुडुक है झारखंड की भाषा, ना तो ये असम की भाषा है, ना अरुणाचल, ना मिजोरम, ये है क्या, झारखंड की भाषा है। झारखंड में रहने वाले लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कभी मिजोरम के डांस पे क्वेश्चन आ जाएगा, चिराओ जो डांस है वहां का, है ना, उस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखेंगे। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट का मन पसंद। वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जब आप D2+V वगैरह की तैयारी करते हैं, बट ये सीटेट का आजकल मनपसंद ईवीएस में क्वेश्चन बन गया है कि आपका घर है एक्स पर और आपको जाना है वाई, क्योंकि वाई तो दूर ही मिलेगा। ठीक, तो घर कहाँ है, एक्स, घर है एक्स पर स्थित। ठीक, और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है, निवास है आपका। ठीक, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहाँ है सरकार, वाई लोकेशन पे। दोनों ऑपोजिट हैं, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा, है ना, 7 समुद्र पार करके जाना पड़ेगा स्कूल। तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि इनको भेजना नहीं है ना, फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे, अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे है बीच में। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे, अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते, ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है, बेसिक दिशाओं का ज्ञान हमें है। ठीक, नॉर्थ ऊपर है, 100 मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को, पश्चिम में क्या है आपका, 75 मीटर आप वॉक किए, तो इधर ईस्ट होगा, हम जाएंगे वेस्ट की तरफ। यहां से वेस्ट में गए कितना, 75 मीटर, 75 मीटर वेस्ट में चले गए हम। ठीक, फिर अब क्या करें, फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 100 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां से आप 100 मीटर गए साउथ में, साउथ मतलब नीचे ही जाएंगे। ठीक, तो आप पहुंच गए वाई पे, 100 मीटर, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ही यहां गए थे, 100 मीटर ही यहां गए थे। अब ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल वाई, वाई से आपका घर किधर है। इन्होंने अगर ये पूछा होता कि एक्स से किस साइड है तो आंसर चेंज हो जाता। इन्होंने पूछा वाई से एक्स कहां है, यानी आपके स्कूल से घर किधर है, तो भैया ये तो ईस्ट हो गया, इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन, अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है। कितने मीटर होगा, ये 75 मीटर का गैप है बीच में, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या, कहीं कोई दर्द हो क्या? कोई कह रहा है आप मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाओ, जमाने हो गए यार मैथ्स मुझे पढ़े हुए, अब तो ऐसी बातें करो ही मत, ये थोड़ा बहुत काम चल जाता है, इतना आता है या चल जाता है, कुछ भी कह लो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ आपको जाना है 75 मीटर। ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए। और ये इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट,
ये सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको, या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए, डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए, जो कि आता ही है, आता ही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनको, मेरी वॉच को मेरी ही साउंड जो है बहुत ज्यादा डेसिबल पे लग रही है, तो बताओ हद हो गई, मतलब क्या ही करें अब। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए, डीएलएड की हूं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, क्या पेपर भर दो भर दो भर दो तबस्सुम, क्योंकि कई बार कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं, तो उस केस में आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर 1 पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आ ट्रेन एक रेलगाड़ी है, स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल, नागरकोइल से शुरू हुई 5 जून 2020 को, अब से 2 साल पहले, सुबह के 4:15 पे। भाई 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला, जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजते हैं, ठीक। तो ये जो बात है हमारी सुबह के 4 बजे, भाई सिंपल है ना, 24 आवर फॉर्मेट में 4:15 लिखा है, यानी सुबह के 4 होंगे, तो ये सुबह के 4 बजे गाड़ी चलती है एंड रीच्ड गांधीधाम, जो कि गुजरात में है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो गांधीधाम पहुंचती है कब? 7 जून को, यानी 2 दिन बाद। कब? सुबह के 3:15 बजे, यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ, तो 5 जून से चली 6 जून तक, सुबह 4:15 बजे तक, 24 घंटे हो गए। 6 जून से 7 तक चली, सुबह 4:15 की जगह 3:15 तक गई, तो 48 घंटे में 1 घंटा कम है, बस 47 घंटे चली गाड़ी आपकी। और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2640 किलोमीटर। तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं, और वो टीडीएस क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो अगर हम बात करते, उल्टा कर दिया शायद मैंने, टाइम को नीचे रखेंगे, डीटीएस होता है जो भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 2640 और घंटे लगे हैं हमारे 47, इतना हमें पता है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। एसडीटी होता था जिसको हम याद करते थे, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी, ठीक है, एसडीटी, टीडीएस नहीं एसडीटी। तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे, यहां हम देख रहे हैं सब में 5 है, यानी अगर हमें 47 का टेबल नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया 5 जा ही होगा, ये है ना, पंजे ही होगा। तो 47 पंजे अगर हम करेंगे तो 234 और समथिंग निकल करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इन में से जो मन करे आपका। बट जब आप 47 5 जा करेंगे तो 234 और समथिंग आएगा, उसके बाद ये 290 बच जाएगा जब कट करेंगे, यानी 29 बचेगा। और 290 का मतलब है कि हमें 6 पे ही जाना पड़ेगा, 4 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 47 पंजे में हमने क्या किया था? 234 लगे थे, तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है कि 6 ही आएगा इसके बाद। तो ये 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था जब, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ये तो बेसिक गणित है, बेसिक, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस तरह का कोई और सवाल मेरे ख्याल में नहीं है, ये सेट जब मैं देख रही थी। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 4, मजेदार क्वेश्चंस। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों के लिए मस्त मौसम कब होता है मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का? बताइएगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार या पता नहीं कितनी बार। जब से मैंने सीटेट देना शुरू किया था बचपन में, 2014-15 की बात है, 14 में फर्स्ट ईयर में दे दिया था, हाँ, तब से आज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो भी बता सकते हैं आप, बट अभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2018 में कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है? ग्रेजुएशन। डीएलएड 2017-19 का सेशन है, मेरी 6 to 8 वाला पेपर दे सकती हूँ, मतलब आपने बीच में ही शुरू कर दिया था मैडम, तो इस केस में आपके साथ पंगा हो सकता है अफरोजा, है ना, क्योंकि बट अब तो डिग्री डिप्लोमा एक साथ अलाउड है, भर दो यार, भरने में क्या जा रहा है। पहले से गारंटी तो अभी कोई नहीं दे सकता, बट हाँ आपको एक साथ नहीं करने चाहिए थे, ऐसा कई लोग करते हैं। हम लोग 12,000 लोग जुड़ चुके हैं और लाइक किया है सिर्फ 4,000, 3.9K लोगों ने, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। मेरे आंसू आ गए हैं ये देख के। एससी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 5% रिलैक्सेशन है क्या? मैंने बीएड किया है, हाँ हाँ होगा होगा, और देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात है, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, अब और बातें नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से बना करके नहीं बता रही हूँ, ठीक। तो एनसीईआरटी की समरी अगर आपने चैनल पे नहीं देखी है लेट्स लर्न पे, तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं कुछ बड़े बड़े सेशन लगा करके 1-2 दिन बाद से आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, एक 1-2 सेशन में निपटा देंगे सब, ठीक। तो अक्टूबर टू दिसंबर है इसका सही समय, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लीजिए आपने कितने % लोगों ने सही उत्तर दिया। एक बहुत ही प्यारा आंसर जिसके लिए हम ये डब्बा लेकर के आए थे, आई मीन पैकेट, कवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक, पाउच, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेलक्रो
वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रो। यानी कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया? आपको याद होगा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसमें बात क्या होती है, जिसमें बात ये होती है कि आप कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह चिपक के फर के थ्रू जानवरों के, इस तरह की एक स्टोरी है ना। तो वो उससे आइडिया आया एक व्यक्ति को जिनका नाम जॉर्ज मेस्टल था। आंसर मिल गया होगा आपको अब तक। तो जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया, उन्होंने उनको स्टिक करके एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास किया जिसको हम बेल्ट्स में, जो हम सैंडल्स बोलते थे जिनको आजकल हम और कुछ भी बोलने लग गए थे, और इस तरह के चीजों में चीजों को आपस में चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज करते हैं। ये वेलक्रो है, आवाज करता है, बहुत इरिटेटिंग है ना, चिपक जाता है एक दूसरे से। तो ये है वेलक्रो। आपका देख पा रहे होंगे, आप नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इससे ज्यादा पास हम आकर के नहीं दिखा पाएंगे। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, ये माइक रखने के लिए है तो माइक इसमें से गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मेस्ट्रल की बदौलत हमें क्या मिल गया था? वेलक्रो मिल गया था, तो हमने इसको ऐसे चिपका दिया। ठीक, आप अपने टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएंगे, ये बहुत ही विडंबना है, वेलक्रो वहां यूज नहीं हो पाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज मेस्ट्रल का जवाब होगा इसका सही आंसर। एनसीईआरटी में इन पे स्टोरी है कि कैसे इन्होंने देखा नेचर में जो कुछ बीज हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इस तरह की एक स्टोरी है। ये जॉर्ज मेंडल जो हैं वो पी मटर वाले हैं, है ना, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं इनको। रोनाल्ड रॉस वो मच्छर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था। एनसीईआरटी में कहानी है इनकी। इजाक एसिमोव पे हमारा कोई फोकस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज मेस्ट्रल। चलिए, सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। वेलक्रो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे दोबारा पूछा, इससे पहले भी आ चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें पता है जब से मैप पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, आज से नहीं जमानों से आते हैं मैप, और एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, और एक आपका मैपिंग स्किल से रिलेटेड आता है वो भी। ठीक, तो ये मैप वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि इंडिया में कितने स्टेट है, कहाँ कौन सी डायरेक्शन की बात पूछेगा कि अच्छा ये नॉर्थ में है, साउथ में है, नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो मैप अपने घर में लगा लीजिए, दिल में लगा लीजिए, सामने स्क्रीन पे लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, ताकि मैप में दिखता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर के बराबर में ये है, पंजाब यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा भारत का संघ या केंद्र शासित प्रदेश है, बताइएगा। आज लाइव देख रही हूँ बहुत टाइम के बाद, बेबी हुआ है तब से टाइम नहीं मिला। आकांक्षा, आप बहुत बढ़िया करोगे जीवन में, मुझे याद हुआ आप पहले बहुत कमेंट करते थे, ठीक है ना, बहुत अच्छा करोगे। होपफुली आपका जो बच्चा है वो हेल्दी हो, देखिएगा, और आपसे इंस्पायर्ड रहेगा ही क्योंकि आप इतनी मेहनती हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश जी नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, ये सब स्टेट्स हैं। यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी जब ये बाइफर्केशन और ये सारी चीजें हुई तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन गए, ठीक है ना। तो उस केस में ये हमें याद रखना है कि भारत में 28 प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक, जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं। तो 8 यूटीज हैं, 28 स्टेट्स हैं, जिसमें लेह हुआ या लद्दाख हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव, नागर हवेली जो भी है वो सब है, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर इसमें डी ऑप्शन था, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने और पूछे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए ये एल्यूमिनियम को बहुत प्यार करते हैं, कौन, सीटेट वाले या सीबीएसई वाले। तो ये एल्यूमिनियम पे हर बार एक क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कि ये एल्यूमिनियम किसका मिक्सचर है। हाँ, दादर नगर हवेली, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये किसका मिक्सचर है, कौन सा किस धातु से मिलकर बना है एल्यूमिनियम, कहाँ पाया जाता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में आपको रेयर ही मिल पाएगा, ठीक। तो इस केस में ये आपको थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो या फिर एल्यूमिनियम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, माइंस कहाँ पे मिलेंगी, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल जी नहीं, ओडिशा। और ओडिशा में 51% यानी हाफ जितना टोटल कंट्री में मिलता है उसका आधा ओडिशा में मिल जाता है, बॉक्साइट बेसिकली। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट की एक ओर होती है, तो ये बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली ओडिशा में मिलता है लगभग 50% से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखने वाली चीज है, इसमें हम समझने जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, MF लिख लीजिए, मोस्ट फेवरेट
क्वेश्चन ऑफ सीटेट। ब्रेल से इतना प्यार है इनको, ये सीडीपी से भी रिलेटेड है और यहां से भी। ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। यानी कि जब हम ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ऐसे डॉट छेद कर करके इस तरह से बनाए जाते हैं, वो डॉटेड होते हैं, जिनको आप, वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है या ब्लाइंड है, जिसको दिख नहीं सकता है या कम दिख पाता है, वो टच करके या फील करके पढ़ सके। तो ये कितने डॉट पे बेस्ड होती है, वो जो डॉट्स हैं जो उभार करके बनाए गए हैं वो कितने डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ये जो रोज हैं उनमें डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स पर बेस्ड है। तो कई लोग इसका आंसर 8 कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, 6 डॉट्स बेस्ड है, ऐसी कुछ ये दिखती है ना। और इन 6 डॉट्स का ही यूज करके लेटर्स फॉर्म किए जाएंगे, मान लीजिए ए बनाना है, जो भी उस भाषा में बनाना है। और इसका जो इजाद किया, ब्रेल लिपि को जो इन्वेंट किया, वो एक व्यक्ति थे, बेसिकली 15 साल के बच्चे थे, लुई ब्रेल। अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते खेलते इनकी आंखों को नुकसान पहुंच गया था, तो ये ब्लाइंड हो गए थे, और ये फ्रांस से थे, पेरिस में। इन्होंने इसको इजाद किया 1824 में, जब ये 15 साल के थे, और बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी इस पे बेस्ड 5 साल बाद, 1829 में। बट इतना हमें डिटेल में क्यों ही जाना है, एनसीईआरटी में इनकी कहानी पूरी दी हुई है। नोट्स मैं कब दे रही हूँ, अगले 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स आपके सामने ऐसे प्रस्तुत होंगे, ठीक है, काम चल रहा है नोट्स पे। तो 6 डॉट्स यानी 6 डॉट्स बेस्ड है, लुई ब्रेल ने दी थी, लुइस ब्रेल भी कह सकते हैं आप भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, प्यारा सा सवाल है, क्या कहता है, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन है, ये पेपर में भी यही दिया हुआ था, मैं बड़ी शॉक हुई थी देख के। अनियन क्रॉप होगा, ये ओ होगा, ये यू टाइप हो गया। सीटेट वालों से भी ऐसी टाइप हुआ है, हमारे टाइपिस्ट जी की इसमें कोई गलती नहीं है। इस बार सीटेट ने टाइपिंग मिस्टेक भर भर के की है ना। उन्होंने कहा पेपर भी तुम दो, पढ़ के भी तुम आओ, और गलती हम करें तो उसका भी ध्यान तुम ही रखो। कौन? एस्पिरेंट्स, है ना। खैर, तो मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो अनियन क्रॉप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दीज स्टेप्स आर गिवन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। तो इस केस में आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों में विचार कीजिए कौन सा क्रम सही होगा प्याज उगाने के लिए। कभी उगाई है प्याज, है ना, सुबह से ना प्याज बिकी है ना आलू, कौन सा है, कोई तो मूवी ना वेलकम, उसका बड़ा डायलॉग फेमस है, कांदा या कुछ तो बोलते हैं लोग मुंबई में। चलो खैर, हमें तो स्टेप से मतलब है, किसी ने खेती की हो, खेती करते हुए देखी हो, तो ये कॉमन सेंस वाले स्टेप्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्याज उगाई होगी तभी आपको पता होगा, या रट्टे लगाए होंगे तब पता होगा। समझते हैं। डिगिंग टू लूजन द सॉइल, यानी मृदा को खोदकर नरम बनाना पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे। भाई पहले डिग तो करेंगे ना, कुछ भी अगर उसमें उगाना है तो आप उससे पहले डिग करेंगे। खेत भी क्या करते हैं, डिग किया जाता है, या नॉर्मल जुताई बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में, तो पहले डिगिंग होगी, ठीक है। कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, यानी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ये ऐसा नहीं हो गया कि नींव बनाई नहीं और 4th फ्लोर पे डायरेक्ट पहुंच गए, है ना, कि 4th फ्लोर डायरेक्ट बना दिया और नींव नहीं है, तो ये तो बेकार की बात होगी। पहले अनियन बड़ी तो हो, उगाई तो जाए, तब तो उनको अलग करोगे ड्राइड लीव्स से, तो ये तो हवा की बातें हो गई, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सोइंग ऑफ सीड्स, हाँ, जब आपने ये मिट्टी को खोदा था उसके बाद आप क्या करेंगे, बीज बोएंगे, तब तो काट पाएंगे, ठीक। तो सेकंड स्टेप हो गया। वीडिंग, जो भी एक्स्ट्रा फसल है उसको हटा देंगे, तो ये फसल नहीं, बेसिकली खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो जो घास फालतू की उगाती है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। प्लकिंग द अनियन आउट, ये 4th स्टेप हो गया, हाँ भैया निकालेंगे। फिर उसके बाद कहीं जाके हम ये कट करेंगे, जो उसके ऊपर का होता है ना, प्याज कभी देखी हो तो ऊपर से हटाना होता है, ठीक। तो ये कहानी सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा ए ही रहेगा, सब में ए है, कैसे पहचाने। सेकंड स्टेप हमारा सी है, तो सी, ये दोनों ऑप्शन हट गए, यहाँ पे भी है ए में और सी में भी है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने कौन सा समझा था, वीडिंग, तो डी कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक। आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं पेपर में, मुझे तो मजे लेकर के करना है ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है, एमएफ है। एमएफ बोले तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है किसका, सीटेट का। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो सपने में भी कोल्ड डेजर्ट आता है ना। वैसे भी कोई हरी भरी जिंदगी है नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट आता है सपने में भी। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, यानी एक तो ये ऊंचाई पर है, ड्राई है मतलब सूखा है, और फ्लैट है, ठीक, और कोल्ड भी है, तभी तो कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं ना हम। तो इस केस में हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, लेह लद्दाख।
क्या है ये? लद्दाख। दार्जिलिंग कहाँ से सूखा है? इतनी बारिश होती है, शिलोंग मेघालय बारिश होती है भर भर के, कहाँ से सूखा है? ये शिमला चले जाओ कभी, मिलेगी बारिश, बर्फ सब मिल जाएगा। लेह लद्दाख जो है वो सूखा है, कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या विचार हैं आपके इस सवाल के बारे में। एक क्वेश्चन ये जड़ों पे भी आता ही है कि किन में बीज होते हैं, किन फलों में या सब्जियों में, किन में नहीं होते हैं। ठीक, अफरोजा क्या पूछ रहे हो? 2021 में पेपर 1 क्लियर किया था, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कैटेगरी दिया था, कहीं पर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करना समय है, डीएलएड एंड सीटेट क्वालिफाई दे सकती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जहां पे डीएलएड दिखाओगे वहां ग्रेजुएशन क्यों दिखाओगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में किया था तो नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग काश मेरे सामने होते। कई बार पढ़ के मुझे ही अपनी मर्जी से सेंस बनाना पड़ता है क्या कैसे लिखा है, इतने खतरनाक तरीके से लिखते हो कई बार। तो बताओ फटाफट से, जल्दी बताइएगा, इससे पहले कि आप गलत जवाब दें मैं इधर आ जाती हूँ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स, कुछ फल दिए हैं, एंड वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां दिए हैं, सेलेक्ट दोज विच हैव सीड्स इनसाइड, उनको सेलेक्ट करना है जिनमें बीज पाए जाते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। एनवायरमेंट में आसपास फल सब्जियां ये सब तो देखी ही होंगी, है ना, ये नहीं तो बिटर गार्ड, उसके अलावा ककम्बर, फिर चीकू, लेडी फिंगर, अनियन, पियर और पोटैटो और टोमेटो। अच्छा जी, ठीक है। इनमें से किस किस में बीज पाए जाते हैं? अनियन में तो बीज नहीं पाए जाते मेरी नजर में, ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है खाना या सब्जी बनाने का, बट इतना मैं कह सकती हूँ। चीकू में भी पाए जाते हैं, खाते समय आते हैं। पोटैटो में भी कौन से बीज होते हैं? हमने तो नहीं देखे आज तक। ठीक, इसमें पेयर में पाए जाएंगे, नाशपाती में मिलेंगे, खीरा, करेला, चीकू, भिंडी। ऐसा लग रहा है हम सब्जी मंडी आ गए हों। तो यहाँ पे अगर हम आलू को हटा दें और प्याज को हटा दें तो सब में बीज मिल जाएंगे। तो जहां पे भी आलू और प्याज है उसको हम हटा देंगे। अनियन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहीं प्याज दिख रही हो किसी को, आलू दिख रहा हो, ये पोटैटो है तो ये ऑप्शन भी हट गया। बिटर गार्ड, ककम्बर, चीकू, लेडी फिंगर, पेयर और टोमेटो सही लग रहा है। यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो और अनियन जहां भी होगा वो ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि उनमें बीज नहीं पाए जाते। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। तो ये तरीका है कि हम एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, है ना। एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कोई कह रहा है 9 का ए होगा, हमने क्या बताया? हमने ई बताया, सही तो बताया, ए ही तो बताया था सरकार, या नहीं? स्टेप में गड़बड़ कर दी थी क्या? डिगिंग द, हाँ ठीक है, तो ए ही बताया था ना इसमें, ACDEB। हाँ, डिगिंग, सोइंग, प्लकिंग। अच्छा ओके, प्लक करके उसके बाद ये करेंगे ना। ठीक है, ए कर लेना यार इसको, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग नाराज हो जाएं तो इसको आप ए कर लीजिएगा, है ना। चलें आगे बढ़े, या हो सकता है किसी ने गलत लिख दिया हो, वो अपनी मर्जी से कह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। 12 पे चलेंगे। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, शानदार, जबरदस्त। इतने सुपर चैट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी समस्या में हो, है ना। मैं ये क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रख दूंगी ईवीएस छोड़ के। अच्छा, प्रीति ने कुछ पूछा ही नहीं है, ऐसे ही पैसे लुटा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। बाय वाइट टाइगर टीम। कौन है इंसान, कहाँ से आते हैं ये लोग? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक अ बेयर, यानी एक भालू की तरह नजर आता है बट भालू नहीं है। समझिएगा, भालू नहीं है, ठीक है। गंगाधर शक्तिमान यहां नहीं है। दिस एनिमल स्पेंड 17 आवर्स अ डे। 17 घंटे सोते हैं भाई साहब 24 घंटे में से। देख रहे हो, जिंदगी मजे हैं। While hanging upside down on a tree branch and eats the leaves of the same tree. अपसाइड डाउन यानी उल्टे सोते हैं, है ना, स्वैग है। तो उल्टे सोते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, भालू है नहीं। 17 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से। जिस ब्रांच पे हम सोते हैं उसी की ब्रांच खा जाते हैं, जिस ट्री पे सोते हैं। याद आ रही है कुछ कहानी? एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस पे क्वेश्चन। ये भी एमएफ की कैटेगरी में आएगा, यानी मोस्ट फेवरेट। ठीक, एंड ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। ठीक है। द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल, भैया 40 साल जी रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं। और लगभग मुझे याद आ रहा है कि 5 साल तक एक पेड़ पे रहते हैं, तो कुछ 8 पेड़ में जिंदगी निकल जाती है। आप सोचते हैं दुनिया घूमेंगे आप, हैं? तो ये स्लॉथ हैं। इनका नाम क्या है? स्लॉथ है। पांडा नहीं है, ये स्लॉथ है। ठीक, स्लॉथ कह लीजिए आप इनको। ना ये चिंपैंजी है, ना ये लंगूर है, ना ये पांडा है, ये है स्लॉथ भाई साहब। तो सिंपल सी बात, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। 13 देखिएगा एक बार, इसमें मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग वो वाली नहीं, कॉलम 1 से कॉलम 2 की मैच मेकिंग करनी है, 2 लोगों की नहीं। ठीक, मैच द लोकेशंस इन कॉलम 1
एक तरफ दी हुई है लोकेशंस और दूसरी तरफ दिए हुए हैं क्या, हाउसेस। तो ये किस लोकेशन पे कैसे घर मिलते हैं वो आपको पहचानना है। एनसीईआरटी में ये सारी कहानियां गिवन हैं, अगर आप भूल गए हैं तो हम जल्दी ही एक सेशन रखेंगे जिसमें सारी एनसीईआरटी निपटा लेंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 100 घंटे, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है ना। अभी हमारे पास जीवन बाकी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक, चलिएगा बताइएगा आंसर। 18,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितने लोगों ने किया, 9,000 लोगों ने। क्या 50% लोग ऐसे ही मजे करने आते हैं? क्या कोई कहेगा हाँ आते हैं, आपसे मतलब है? मुझे पता नहीं क्या हो जाता है रात तक आते आते। चलो एक बार आंसर, ये अटक के क्यों चल रहा है भाई? अटक के क्यों चल रहा है? आंसर करो फटाफट से, वो भी पोल में। देखूं कितने % लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं कितने % लोग दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। लॉगिन ही नहीं किया, नया फोन है, लॉगिन नहीं किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो असम में घर कैसे होते हैं याद कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी मेमोरी स्मृति ये कह रही है कि असम के घर 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं जमीन से, यानी कुछ 11 फीट ऊंचे बनते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। बच्चे, जो पहला ही चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल एनसीईआरटी 3rd क्लास का, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो बैम्बू के ब्रिज से और पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो असम के घर तो ऊंचाई पे बने होंगे कहीं, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बिल्कुल सही बात है। यानी मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों से बनी छत होती है। ठीक है, कौन सी भाषा है ये? हाँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, 3rd है भैया, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। ये बात सही है, जमीन से उठे हुए होते हैं, 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये भी बहुत फेवरेट है, इसको भी आप एमएफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, बहुत बार स्कूल से क्वेश्चन आता ही है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, और जगह से भी मतलब लोकेशन से भी, कि कहां पे कैसे घर पाए जाते हैं। और स्कूल तो क्योंकि असम वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम समझ जाएंगे। लद्दाख में कैसे घर होंगे? लद्दाख में घर होंगे कैसे? स्लोपिंग नहीं, लद्दाख में कैसे घर होंगे? वो वाले बुशेस वाले एंड ऑल, बुशेस प्रॉपर बुशेस नहीं, वो राजस्थान में होंगे। देखो एक बार, हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुडन फ्लोर, ये हमें याद है। और नीचे वाले फ्लोर पे लोग जानवर वगैरह रखते थे, ये भी हमें याद है। बी का 2 होगा। क्या होगा? बी का 2। तो बी का 2 तो भैया सिर्फ सी ऑप्शन नहीं है। अब आगे क्यों चेक करें, हमें तो मिल गया अपना आंसर, है ना। तो ये तरीका है, फंडा है, एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का सेकंड कहीं नहीं है किसी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में ही है। हालांकि फिर भी चेक कर लेंगे, मनाली में होते हैं स्लोपिंग रूफ्स, आप तो जाते ही रहते होंगे घूमने, है ना। तो ये जो है, जो घर है, ये कॉलम इधर उधर कहाँ गया हुआ है, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, थोड़े स्लोप वाले घर होते हैं मनाली में, क्योंकि बारिश वगैरह भी है। ठीक, राजस्थान ऑफ कोर्स, यहाँ पे इग्लू तो नहीं पाए जाएंगे, बट मड हाउसेस पाए जाएंगे, जिनकी छत पे थॉर्नी बुशेस होंगी, क्योंकि गर्मी भी है तो झाड़ियों की छत होती है कहाँ पे? राजस्थान में। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14, देखिएगा समझेंगे। ये क्वेश्चन भी इनका काफी फेवरेट है, 2 से 3 बार पूछ चुके हैं। आर अर्थ, एक बार तो आंसर भी गलत दे दिया था, अलास्का बता दिया था इन्होंने। मर्जी है इनकी, कैसे भी करें, है ना, क्योंकि अलास्का भी, वो क्वेश्चन फिर इन्होंने घुमा के पूछा होगा, क्योंकि अलास्का भी क्या है, अपसाइड डाउन ही है हमारे इंडिया से अगर देखा जाए तो। बताइएगा, 9 बजे शुरू होती है जी क्लास, 9 बजे डेली आपको आना है, और हम मजे मस्ती में पढ़ेंगे। जैसे जैसे पेपर आएगा पास, हमें स्ट्रेस नहीं लेंगे। आर अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, यानी हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो ग्लोब की भांति गोल है। देयर इज एक्चुअली नो अप और डाउन ऑन दी अर्थ, यानी कोई ऊपर या नीचे नहीं है। गोल बेशक है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है कोई भी जगह। यह सब सापेक्ष है, रिलेटिव है ना। हम रिलेटिव हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां है कंट्री तो ये नीचे हो गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गोल है, क्या अर्थ, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। देखो बहुत बड़ी हिंट दी है इन्होंने क्या दी है? हिंट दी है। क्या हिंट दी है? कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम किसके नीचे की ओर, वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पे नीचे खड़े हैं कौन से लोग? जिनके हम सापेक्ष हैं। तो कौन सा देश नीचे हुआ हमसे? मतलब जस्ट नीचे नहीं, अपसाइड डाउन। तो यहां है हमारा ये एशिया, या कह लीजिए भारत, और यहां कहीं है आपका ये अर्जेंटीना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट पड़ जाते हैं, मतलब अपसाइड डाउन पड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम अर्जेंटीना के लोगों के क्या है? अपसाइड डाउन है, रिलेटिव पढ़ेंगे हम। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि आप फीस लेंगे, ये क्लासेस फ्री होंगी, जो हम 1-1, 2-2 क्लासेस जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं सब फ्री होगा।
पेड में मैं सिर्फ सीडीपी पढ़ाती हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ईवीएस पढ़ाने की, है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड फ्रॉम हिज फील्ड्स अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप्स ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एक फार्मर है जो ज्यादा फसल उग जाए या मिल जाए उनको, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पैडी क्रॉप यानी सेम फसल बार बार उगा रहे हैं। अब वो कोई भी क्रॉप हो, अगर सेम फसल बार बार उगाई जाए तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है बंजर हो जाती है जमीन, मतलब बैरन लैंड हो जाएगी। और ऊपर से बहुत सारे फर्टिलाइजर का भी यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सॉइल वो बंजर हो जाएगी। तो मोर यूजफुल फॉर द पैडी क्रॉप्स ओनली, कुछ ऐसा मतलब नहीं है। फर्टाइल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। प्लफ और सो कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिट हो जाएगी, नहीं। अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, भाई ज्यादा सेम क्रॉप उगाई अगर उन्होंने तो फिर कोई भी क्रॉप उगाने लायक वो जमीन बचेगी नहीं, ठीक है ना, बैरन लैंड हो जाएगी, बंजर हो जाएगी जमीन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा है ना, हाँ बस मजा आना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि बंजर हो जाएगी जमीन यानी अनफिट हो जाएगी, किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सरकार, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द, ये थीम पे भी, इसको भी इंपॉर्टेंट एमएफ में डाल लीजिए यानी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम्स। हमें पता है एनसीईआरटी में 6 थीम्स है, या पूरी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी 3rd to 5th तक की, वो 6 थीम्स पे बेस्ड हैं। वो थीम्स कौन से हैं, रात को सोओगे तो भूल नहीं पाओगे, अभी याद करेंगे अगर आपने पुराने सेशन में नहीं देखा है तो, ठीक। तो 4 ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीएफ 2005 ने कुछ टोटल 6 थीम्स दी हैं। अब इन 6 थीम में से कौन सी 4 थीम यहां ऑप्शन में है। प्लांट्स कोई भी मेन थीम नहीं है, सब थीम है, ठीक। एनिमल्स ये भी सब थीम है। फैमिली एंड फूड ये मेन थीम है, मटीरियल अगेन कोई मेन थीम नहीं है। तो इस 6 में से 4 यहां नहीं मिल पाई, सिर्फ फैमिली मिली 6 में से जो है। फैमिली एंड फ्रेंड्स सही है, फूड सही है, वाटर सही है, ट्रेवल सही है। तो यहां पे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर एंड ट्रेवल, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक में ही आते हैं, है ना। तो 4 थीम हमें यहां मिल गई हैं बी ऑप्शन में। थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड, मटीरियल्स एंड प्लांट्स, ये मटीरियल्स एंड प्लांट्स जो है ये मेजर थीम में नहीं आते, 6 थीम के अंदर नहीं आते, ये सब थीम है, ठीक, थीम के अंदर वाली थीम है ये। वर्क एंड प्ले भी मेजर थीम नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। 6 थीम्स हैं टोटल, अगर आपको वो पता होंगी तो आप आंसर तक हर हालत में पहुंच जाएंगे, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले। ये 6 थीम्स कौन सी हैं भैया एनसीईआरटी में गिवन, सबसे पहले है फैमिली यानी परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये वैसे हम कॉमर्स में यूज करते थे एंड, बट आप कर लीजिए, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, आपको कौन सा पेपर में लिख के आना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, उसके बाद आपको खाना भी चाहिए, खाएंगे क्या, ठीक, फूड चाहिए, फिर फूड के बाद पानी भी पिएंगे, वाटर भी चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, अब देखो शेल्टर भी चाहिए, कहाँ रहे हैं, पानी पी के थोड़ा ना काम चल जाएगा, खाना खा के थोड़ा ना चल जाएगा, छत चाहिए सर पे, ठीक, शेल्टर भी चाहिए। फिर अब आप कहेंगे यार घर तो हो गया, आप थोड़ा घूमने का प्लान बनाओ, वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, ट्रेवल, ठीक। फिर आप 6th में क्या कहेंगे कि अब कुछ काम भी तो चाहिए यार करने को, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक, मेक एंड डू। हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे अटके मत रहिए, ये मत सोचिए हाय रे ये फैमिली लिख दिया इंग्लिश में, कैसे समझूं परिवार कहते हैं, है ना, बेसिक चीजें हैं। आपके पेपर बाइलिंगुअल आता है तो आप चेक कर सकते हैं, बाइलिंगुअली भी आपके समझ में आ जानी चाहिए चीजें, पेपर में कुछ लिख के नहीं, आंसर वही होगा 4 ऑप्शंस में से, बस आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक। तो आपको समझ में अगर आ गया होगा आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पहला थीम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके कुछ सब थीम्स होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हमें 6 थीम्स पता होंगे तो हम सब थीम तक पहुंच जाएंगे, समझे कि नहीं। कुल्लू मनाली जाएंगे, अच्छा वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, हैं, जोर से बोलो, नहीं बोलेंगे। फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और दोस्त, फिर हमें चाहिए खाना साथ में बैठ के खाने को, फिर हमें फूड के बाद वाटर चाहिए, हालांकि आधे घंटे से पहले नहीं पीना चाहिए बट फिर भी आप पी लीजिएगा, फिर शेल्टर चाहिए रहने को, फिर अब काम नहीं चल रहा, ट्रेवल भी चाहिए, घूमेंगे भी, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो काम करेंगे भी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। चिल्ला चिल्ला के घर में सबको बता दीजिए कि हमने 6 थीम्स पढ़ी हैं और इसी पे पूरा सिलेबस आपका बना हुआ है। एनसीईआरटी जितनी भी लिखी गई है इन्हीं 6 थीम्स के अराउंड लिखी गई है, इन्हीं के सब थीम्स को यूज करके और सारी चीजें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अच्छे सवाल बाकी हैं। ईवीएस के साथ मजे की बात यह है कि इसकी जो पेडागोजी है, अगर आपने एक सेट सॉल्व कर लिया और ठीक से समझ गए तो वो पेडागोजी सेम ही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। वो 15 नंबर आपके सेट हैं, अगर आप एक सेट भी ढंग से समझ जाएं तो। समझ पाए कि नहीं,
हिंदी के गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं मैम आप। ऐसा नहीं है दक्ष, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ लगभग 10वीं कक्षा तक, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है और थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करेंगे और साथ में दोनों भाषाओं से सीख जाएंगे। क्योंकि मैं पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करती हूँ तो उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो सब इंग्लिश में ही थी, तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है वो। तो इसलिए मेजर लैंग्वेज जो है, फिर दिल्ली आके इतने साल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की, तब बड़ी बैंड बजी। तो हिंदी के गरीब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, है ना। और इस बात को ऐसे ना लिया जाए, बट समय की दरकार है, जरूरत है, डिमांड है कि हम इतनी इंग्लिश समझ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं अगर 5वीं तक के टीचर बनने भी, कि हम बाइलिंगुअल बात समझ तो पाए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे नेगेटिवली नहीं लेना है किसी बात को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? ये कहता है व्हाट आर दी गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियोज। अब ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। पोर्टफोलियो पेडागोजी का हिस्सा है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। पोर्टफोलियो क्या? बच्चे के अच्छे कर्म, अचीवमेंट्स, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें पोर्टफोलियो में होती है, एक ऐसी फाइल जिसमें आपके सुंदर सुंदर कर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन। देखो पूछा है गुड प्रैक्टिस, ये नहीं पूछा बैड प्रैक्टिस, यानी कौन सी अच्छी बातें हैं पोर्टफोलियो बनाते समय। जब आप बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो किन तरीकों का अपनाना अच्छा माना जाएगा। पहला ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, है ना। कि आप स्पेसिफिक काम का चयन कर रहे हैं कि ये चीज पोर्टफोलियो में डाली जाएगी, बच्चे के बारे में विशेष है, तो जो भी विशेष बातें होती हैं वो हम पोर्टफोलियो में डालते हैं, सारी बातें पोर्टफोलियो में नहीं डाली जाती, है ना। आप कोई मूवी भी देखते हैं, मान लीजिए MS धोनी के ऊपर मूवी बनी, तो ऐसा थोड़ी सारी चीजें जीवन की आ गई होंगी, कुछ कुछ घटनाएं, स्पेसिफिक घटनाओं को लिया गया होगा, तो वो पोर्टफोलियो के जैसा है कि स्पेसिफिक घटनाओं को आप लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के वक्त आगे से हट जाया करो। बिल्कुल हट जाती हूँ, मेरी आदत हो गई है वो, ऐसे हम टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते थे ना, ऐसे घूम घूम के चल चल के पढ़ाने की, बट मैं हट जाती हूँ। लोग आप कहो दुनिया से जाएं। और बताओ, तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल हट जाती हूँ मैं, साइड हो जाती हूँ। सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, यानी विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन, कि इन चीजों को पोर्टफोलियो में डालेंगे, इनको नहीं डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ अ स्टूडेंट टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, भैया सारी बातें नहीं आती हैं एक बच्चे की पोर्टफोलियो में, फिर वो पोर्टफोलियो नहीं बचा ना। मान लीजिए आप गए एक फोटोग्राफर के पास और आपने कहा एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाना है, मॉडलिंग में जाना है, हमें तो मॉडलिंग करनी है। अब जितने भी फोटोज ने लिए वो सब आप भर के ले गए, जबकि आपको अच्छे अच्छे फोटोज लेके जाने थे, है ना, जिसमें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं, जीभ निकली हुई है, वो भी डाल दिया आपने पोर्टफोलियो में, जबकि आपको स्पेसिफिक आइटम्स डालने थे। तो ये तो हट जाएगा कि सारे आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करते पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं। मेकिंग चाइल्ड सेलेक्ट हर और हिज वर्क टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, यानी बच्चे को भी आप इंक्लूड कर लेंगे जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, तो कुछ उसके भी विचार जान लेंगे। इससे क्या होगा, टीचर और बच्चा दोनों इन्वॉल्व होंगे काम में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी। डी ऑप्शन है कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है एक दिन आप गए, बच्चे की जो अच्छी बुरी बातें दिखी डाल दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो चीजें आपको लग रही है, जरूरत लग रही है डालने की, उनको आप ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ बी ऑप्शन हमें यहाँ नेगेटिव लग रहा है और हमें 3 ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो A, C और D। जहां पे भी B है उसको हटा देंगे, B हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, A और D सिर्फ नहीं होंगे क्योंकि C भी सही है कि बच्चों को इंक्लूड करें, तो A, C, D इज द राइट आंसर। D ऑप्शन सही है, बाकी उतने सही नहीं है जितना D सही है। क्वेश्चन नंबर 18, याद रखना है आंसर चूज करते समय कि जो एकदम फालतू फालतू एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है ना, शादी करने जाते हैं लोग, बेस्ट इंसान का चयन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है, जो बाकियों से बेस्ट हो सकता है चारों सही हो, पेडागोजी में ऐसा भी होता है टाइम्स, बट आपको बेस्ट चाहिए, ठीक है, जिससे 1 नंबर मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें तो अच्छे से पढ़ पाएंगे या अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं साइड हट जाती हूँ, मैं भूल गई थी, और कि आप लोगों ने कहा है कि मुझे साइड रहना है, अदरवाइज तो हिंदी मीडियम में नोट्स जल्दी मिल रहे हैं अनिल आपको, डोंट वरी, सीडीपी के टेंशन नहीं लेना है, आपके हेयर बिल्कुल सेम है मेरी तरह। प्रीति ये मजाक उड़ा रहे हो हैं, ऐसे करोगे मैं चंपू बन के घूम रही हूँ तो यार मुझे ऐसे बुरा फील मत कराओ यार, मैं रो नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता एटलीस्ट लुक्स पे। तेलंगाना कह रही है, तेलंगाना से हैं, अच्छा प्रीति,
D.Ed 14 to 16 बैच है, तेलुगु मीडियम की सीटेट लिखने की, ठीक है। किसकी सीटेट में आपकी वजह से आई गॉट 102 मार्क्स, आई अटेम्प्ट, लव यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे लगा आपका कोई क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा लगा पढ़ के, धन्यवाद शिवानी। ओके, धन्यवाद शिवानी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात सही है, ट्रू है। अगर यहाँ नॉट लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता। अबाउट सिलेबस ऑफ ईवीएस, ईवीएस के सिलेबस के बारे में कौन सी बात सही है। इस क्वेश्चन से हम कई बातें जानेंगे जिनसे आपका डायरेक्ट ऐसे 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 कई नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिससे ईवीएस के सिलेबस से क्वेश्चन ना आया हो। इसको तो एमएमएफ लिख लेना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसका? सीटेट का, क्योंकि पेडागोजी का ये टॉपिक कॉमन है। ऐसा नहीं हो सकता सीटेट पेपर ले, ईवीएस पूछे और ये टॉपिक ना पूछे। समझ पा रहे हैं? महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो भी बता दीजिए, समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए। हम लोग जुड़े हुए हैं कितने? 19,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12,000 लोगों को सेशन पसंद आया है। सिलेबस के बारे में ईवीएस के एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या सही है? तो ईवीएस सिलेबस इज प्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सोशल साइंस। ना 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 मुन्ना ना, 3 सब्जेक्ट हैं जिनका इंटीग्रेशन है। ये तो सिर्फ एनवायरमेंटल एजुकेशन एक हो गया और सोशल साइंस दूसरा हो गया, नहीं चल पाएगा। ईवीएस सिलेबस इज अ थीमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगेन 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण नहीं है। 2 सब्जेक्ट नहीं है मिले हुए ईवीएस में, 3 सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब सोशल साइंस को खा गए इस बार ये, तो 2 ही सब्जेक्ट बचे फिर से। डी ऑप्शन है, ईवीएस सिलेबस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद सोशल साइंस सही बात है, और साइंस सही बात है। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है एनसीएफ के सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जब हम 3rd to 5th की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं, 3rd to 5th भी हटा दें अगर, तो ईवीएस के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो 3rd to 5th पे क्या होता है, एक तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, यानी एकीकृत रूप में। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको डराएंगे नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा करके। हम क्या करते हैं, ईवीएस के थ्रू ही या ईवीएस में ही क्या पढ़ा देते हैं, 3 सब्जेक्ट का एकीकरण है ना। ईवीएस में 3 सब्जेक्ट का समायोजन है एक तरह से, ठीक। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? एक है एनवायरमेंटल एजुकेशन, खुद या एनवायरमेंटल स्टडीज कह देते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज या एजुकेशन, यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण विज्ञान नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ईवीएस की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पूरे सब्जेक्ट का 1 शॉट वीडियो अभी बनाएंगे सीटेट, जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, मैं अभी 2-4 दिन में शेयर कर दूंगी सारी स्ट्रेटेजी। इसके अलावा साइंस दूसरा सब्जेक्ट है, यानी बच्चों को जो साइंस का ज्ञान है वो भी आप ईवीएस के थ्रू ही देंगे। ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी आएंगे। और सोशल साइंस भी हम ईवीएस के थ्रू ही पढ़ा देते हैं बच्चों को। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है वो एनवायरमेंट में ऐसा नहीं देखा कि उसने पेड़ देखा तो कहा अरे ये तो ज्योग्राफी है ना, और एनवायरमेंट में कुछ रखा हुआ देखा है, पानी देखा तो कहा अरे ये तो हमारा एनवायरमेंट है ना। और या फिर लोगों को देखा एक साथ इकट्ठे और कोई मूवी देख रहा है, कुछ उसमें पंचायत का सीन आ रहा है, अरे ये तो सोशल साइंस की बात होती है। ऐसे नहीं करता बच्चा। बच्चे के लिए तीनों चीजें एनवायरमेंट है ना। बच्चे के लिए तीनों ही एस्पेक्ट एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। तो इसलिए ईवीएस को हम एनवायरमेंट में पढ़ा रहे हैं जब बच्चा प्राइमरी क्लास में है ना। क्योंकि वो एनवायरमेंट को कैसे देखता है, होलिस्टिक रूप में देखता है ना, सर्वांगीण रूप में देखता है, वो एकीकृत रूप में देखता है। तो हम उसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्या है, होलिस्टिक रूप में देखता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जिसमें ईवीएस के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा भी आती है, विज्ञान भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स में साइंस वाले हैं, जैसे हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो किसने इन्वेंट किया, क्या है, और भी इस तरह की चीजें हैं। सोशल साइंस के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड, अनटचेबिलिटी है, इस तरह के आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मिलते हैं, और ईवीएस के भी हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। एक और चीज है आपकी, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ईवीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल स्टडीज है, साइंस नहीं है। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस की कोई अलग से किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस को पढ़ा देते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज से जोड़ करके ही हम एनवायरमेंट के प्रति अवेयर करा देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास की बात चल रही है, तो अलग से ईवीएस की कोई बुक नहीं होती, ठीक है ना।
ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। इन 3-4 बातों से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। एक वो थीम वाली बात हो गई। अगर ये सेशन आपने एकमात्र अच्छे से देख लिया है, आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत रेयर है कि गलत होंगे, ठीक है ना, एक सेशन से। अब इससे ज्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। तो डी ऑप्शन सही है कि सिलेबस जो है वो इंटीग्रेटेड है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस और साइंस, यानी 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि बच्चा एनवायरमेंट को एक रूप में देखता है, अलग अलग तोड़ के नहीं। ठीक, क्या समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसलिए हम प्रॉपर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं चल रहे आज, क्योंकि अगर आपने एक सेशन अच्छे से समझ लिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया अरिंदम, आपके कब मिलेंगे नोट्स? जल्दी मिलेंगे यार, ऐसे लाल पीले मत हुआ करो, मैं डर जाती हूँ यार, दिल कमजोर है मेरा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 19, देखेंगे। एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर और हिज लर्नर्स टू कंडक्ट अ सर्वे, क्या कंडक्ट करने को कह रही है, सर्वे, ऑन डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड इन दी नेबरहुड, यानी क्या डिफरेंट ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी घर में चूल्हे पर रोटी बन रही है, किसी घर में गैस पे रोटी बन रही है, किसी घर में स्टोव का यूज हो रहा है, किसी घर में कुछ और, मतलब अलग अलग प्रकार के ईंधन जो यूज हो रहे हैं नेबरहुड में, उस पर सर्वे करने को कहा बच्चों को कि जाओ, यहाँ 150 फैमिलीज हैं आसपास, और जा जाकर के सर्वे करो, घर घर नोट करो किसके घर में कौन सा ईंधन यूज होता है, वो कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स, देखिए प्रोसेस स्किल्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। प्रोसेस स्किल्स होती हैं जिनसे बच्चे की सोचना, समझना, एक्सप्लोर करने की क्षमताएं बेहतर होती हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, ये साइंस में या ईवीएस में यूज की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस, लिसनिंग स्किल्स, इमेजिनेशन, ये सारी जो स्किल्स हैं, प्रिडिक्ट करना, किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय रिपोर्ट करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स का हिस्सा है। तो कौन सी प्रोसेस स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होंगी जब वो ये सर्वे करेगा? तो सर्वे करते समय वो हाइपोथेसाइज करेगा कि उसने परिकल्पना की होगी, नहीं आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप ना फलानी गैस पे खाना बनाते होंगे, है ना, आपके यहाँ तो बढ़िया वाली गैस होगी जो दिखने में सुंदर होगी, या फिर आपके यहाँ तो चूल्हा होगा, आपकी शक्ल पे लिखा है। ऐसे थोड़ी ना करेगा बच्चा, पहले से परिकल्पना कर लेगा, वो तो जाके रिकॉर्ड करेगा, तब पता लगेगा ना कि सर्वे में क्या है क्या नहीं। सर्वे में पूछा जाता है ना भाई, आप देखते हैं जनगणना भी एक तरह का सर्वे है कि आप पूछते हैं आपके घर में कितनी चीजें हैं, कितने मेंबर हैं, क्या है, अपनी मर्जी से थोड़ा ना बता देंगे। अच्छा आपको देख के लग रहा है आंटी आपके 5 बच्चे होंगे, हैं, आंटी कहीं भग जाए यहाँ से। ठीक। फिर बी ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन। आपको एनालाइज थोड़ा ना करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग लगे, कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। ठीक। सर्वे में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है, 100%। सर्वे में आप रिकॉर्ड करते हैं कि क्या डेटा आपको मिला, वो डेटा रिकॉर्ड करेंगे। एंड लिसनिंग स्किल्स, सामने वाले की बात आप सुनेंगे कि वो किस ईंधन को यूज करता है या करती है और क्यों करती है। ठीक है। प्रिडिक्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स, प्रिडिक्ट कैसे कर लेंगे आप, है ना, रिपोर्ट चलो एक बार को मान लेते, बट प्रिडिक्ट क्या कर लेंगे आप इसमें? तो रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सर्वे के थ्रू डेवलप होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में कोई बहस हो रही होती, डिबेट होती, किसी टॉपिक पे चर्चा होती तो ये हो जाती, कोई एक्सपेरिमेंट होता तो हाइपोथेसिस भी आ जाता। ठीक। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और जवाब दीजिएगा। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ये सीडीपी का ही क्वेश्चन है कि कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सतत मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। सतत मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि पेपर साल में 2 बार होगा और तब डरे हुए बच्चे आए रट्टा लगा के आ जाए। नॉर्मली भी आप उनको कॉन्टिन्यूअसली भी असेस कर रहे हैं, जांच रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और अलग अलग एक्टिविटीज में उनको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है, नेहा कह रही है। आप अपनी आंखें धो लीजिए, निकाल के थोड़ा साफ करके वापस लगा लीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, मैं डाउट लेने के लिए कमेंट पढ़ती हूँ और इतना फनी कमेंट आ जाता है सामने कि मुझे ऐसे आ जाती है कि मैंने फ्लो खराब किया ताकि आपका डाउट ले सकूं, और आप लोग ऐसे डाउट पूछते हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वहां से अपना ठीक कर लीजिए, जो सेटिंग में ऑप्शन होगा क्लियर दिख जाएगा, है ना। ठीक है। टाइम टेबल बना के पढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा देंगे। मनीषा एक क्लास तो ले लो अभी जो चल रही है, मैं पढ़ा दूंगी, एक आध दिन दो ना, मैं प्लान बना रही हूँ उसके हिसाब से। देखो आगे बढ़ते। तो इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो यार, बताओ एक बार, जल्दी बताओ, आंसर करो। बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, बताओ बताओ। हमसे पूछी हैं 2-4 बातें, वो है कि कौन सा तरीका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट यानी निरंतर आकलन के लिए सही है, सतत मूल्यांकन के लिए सही है।
इट इज यूज्ड फॉर पासिंग जजमेंट, बिल्कुल भी नहीं। सीसीई जो पूरा सिस्टम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, वो जजमेंट के लिए नहीं है। हम जजमेंट या बच्चे पे ठप्पा लगाने, उसको पास और फेल के लिए नहीं असेस करते। उसका आकलन इसलिए किया जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे उसको और बेहतर करेंगे। बी ऑप्शन है, इट हैज टू बी बिल्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशंस। ये बात सही है कि सीखने की स्थितियों में ही निहित कर ले हम बच्चे का आकलन, तो डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली हम उसको असेस कर पाएंगे। जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, होमवर्क कर मतलब क्लास वर्क कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो उसको वहीं ऑब्जर्व कर ले। सी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी, यानी कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी है, पेडागोजी है, वेज है, मेथड्स हैं, उनको एडजस्ट करके बेहतर कर सकें टीचर्स, उनके लिए भी फीडबैक का काम करेगा। 100% सही बात है। डी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर लर्नर्स टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर वर्क। भैया जब बच्चे को असेस किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ये हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा। और हाँ, आज पोल की शिकायत नहीं है ना, वेरी गुड। तो ये सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। आपस में बच्चे देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे कितना वो सीख रहे हैं, कहाँ कमी है। तो ए ऑप्शन गलत था, बी और सी सही है, यहाँ ए और डी गलत है। तो बी और सी का ऑप्शन है, यस, सी ऑप्शन में सही दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, समझेंगे क्या कहता है 21वां सवाल। आसान क्वेश्चन है ये, पेडागोजी के तो स्पेशली। कुणाल इनवाइटेड अ लोकल आर्टिशियन टू हिज स्कूल फॉर अ वर्कशॉप ऑन टाई एंड डाइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी भैया रंग करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला रखी है, वर्कशॉप रखी है, कैसे डाई करते हैं क्लोथ्स को, है ना। अगर आपके सफेद बाल है, उनको नीले कैसे बनाना है, ये आप कुणाल की क्लास में सीख सकते हैं। ठीक। द पर्पज ऑफ इन्वाइटिंग लोकल आर्टिशियन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जब आप लोकल आर्टिशियन को बुला रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो लोकली काम करता है उस चीज में, उसका रीजन क्या है। इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, कि जो कम्युनिटी में लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप एग्जाम्पल के लिए क्लास में बुलाते हैं और फिर उनसे बच्चा सीखता है, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। हाँ देखो, एहसान आलम कह रहे हैं कि सब हलवा क्वेश्चन करा रहे हो, मुश्किल क्वेश्चन कराओ, है ना। पेपर में आसान ही आते 90% क्वेश्चन, लेकिन इनको करने हैं मुश्किल क्वेश्चन, है ना। इसमें वैरायटी है, पेपर ऐसा ही आता है, सिलेबस यही है, बस इसी को बातों को थोड़ा सा बदल के कह दिया जाएगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको, ठीक। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करने हैं मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि किसी गुरुजी या गुरु माँ ने समझा दिया है कि तुम तो पेपर में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके जाओ, जबकि 90% क्वेश्चन ईजी आएंगे या मॉडरेट आएंगे। 10% भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, वो 10% भी आपको ज्यादा बता रही हूँ, जो मुश्किल सच में होते हैं, जो जिनका लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिएगा, समझते हैं। खैर, अगर हम बात करें कि कौन सा एक पर्पस नहीं होगा एक लोकल आर्टिशियन को बुलाने के लिए और एक वर्कशॉप अरेंज कराने के लिए। लर्नर्स अप्रिशिएट हर स्किल्स एंड नॉलेज, सही है कि भाई उसके जो कौशल है उसको सराहना करेंगे, इंप्रेस होंगे देख के, हो सकता है। लर्नर अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन दी टाई एंड डाइंग, यानी जो डाइंग में, रंगाई में और टाई में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है उसको अप्रिशिएट करें, चलो ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न लोकल लैंग्वेज, अब लोकल लैंग्वेज तो उनको पहले से आती है ना, ऐसा थोड़ी वो सिखा के जाएगा। प्रोवाइड, और वो कोई लिंग्विस्ट तो है नहीं, भाषाविद थोड़ा ना है। प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग टाई एंड डाई, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सी जो है वो एकदम सही उत्तर है कि वो भाषा सिखाने नहीं आ रहा, भाषा इनडायरेक्टली सीख जाएंगे, बट पर्पस ये नहीं है कि भाषा सिखाने कुणाल को बुलाया जा रहा है ताकि टाई एंड डाई वर्कशॉप रखवाई जाए। इनडायरेक्टली सीख जाएंगे, बट पर्पस नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछा था पर्पस क्या नहीं है। ठीक है, सीटेट अपने आप में आसान एग्जाम है, बट फिर भी ज्यादातर लोग 70-80% के करीब, आई थिंक, पहले तो और खतरनाक स्थिति थी, फेल ही होते हैं। उसका रीजन यही है कि हम इसके अप्रोच को नहीं समझ पाते, हम पेडागोजी नहीं समझ पाते, हमको करने हैं मुश्किल क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 30 क्वेश्चन है टोटल। और ये जो पेडागोजी है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी स्ट्रांग है तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे नंबर ले आएंगे कि आप पास हो जाएं। डीएलएड कंप्लीट है, अपीयरिंग में हूँ क्या, 6 to 8 भर दो। अगर रोशन ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भर दो, दोनों पेपर भर दो। फिर देखो, अगर हम बात करें, मेहर हैज फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस क्या है, जो हमारी मेन जगह थी, जो हमारा मूल स्थान था, जिस जगह से वो बच्चे थे, उनको डिस्प्लेस किया गया है, वो इधर उधर चले गए। मेहर जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने नोटिस किया है कि कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिस्प्लेस्ड होकर के आए हैं, अपनी नेटिव प्लेस से हट के आए। मान लीजिए बिहार से थे, बट अब उनको दिल्ली भेजा गया, या किसी और जगह से थे जहां पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, भगवान ना करे आए, बट
आता है, ऐसा होता है, उत्तराखंड से थे मान लीजिए, तो नेचुरल डिजास्टर वहां हुआ और बच्चों को डिसलोकेट करना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, अपना नेटिव प्लेस छोड़ के, अपना मूल निवास छोड़ करके, एंड हैव प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग इन स्कूल एनवायरनमेंट, क्योंकि अब वो दूसरी जगह आ गए हैं तो उनको एडजस्ट करने में उस एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है, जो कि स्वाभाविक है, बच्चों को आएगी, अगर नई जगह अचानक से भेज दिया जाएगा अपनी जगह छोड़ करके, तो हम एक दिन दूसरे के घर चले जाएं तो नींद नहीं आती कई बार, है ना, इस स्थिति में तो चीजें ही अलग हैं। तो एज ईवीएस टीचर यू वुड, आप ईवीएस छोड़िए, आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे ये बताइए। बी पेशेंट सो दैट दे नेचुरली एडजस्ट विद टाइम, यानी धैर्यवान रहेंगे ताकि वो स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो जाए। चलो हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ ओनली डिस्प्लेस्ड स्टूडेंट्स एंड गिव देम ग्रुप वर्क, ये होता है एबिलिटी ग्रुपिंग, जो आपको नहीं करनी चाहिए कि आपने एक जैसे बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, उससे क्या होगा, वो मिक्सअप ही नहीं हो पाएंगे क्लास में, आपने उनको सेग्रीगेट कर दिया, और सेग्रीगेशन क्या है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, बच्चों को घुल मिल के एक साथ सीखना है। सी ऑप्शन है एनकरेज देम टू एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट एज अ फैक्ट इमीडिएटली एंड मूव ऑन, क्या 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 कहें इनको, थेरेपिस्ट हैं आप, या फिर वो भी नहीं कहते ऐसी बात तो, और या फिर क्या कहें आप, मतलब कोई रिलेशनशिप एडवाइजर हैं आप कि भैया ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर लो, अब तो बस हो गया, ये तो ट्रेजेडी तो हो ही गई ना, बच्चे हैं सरकार, है ना, तो उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने को कहेंगे, इट्स अ फैक्ट, हो गई ना, आगे वहां पे दिक्कत हो गई और अब आगे बढ़ जाओ। ये छोटे बच्चों के साथ तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, या किसी के साथ भी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम तो देंगे समझने के लिए, ठीक। तो डी ऑप्शन है हेल्प देम इंटरेक्ट मोर विद अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर स्टोरीज, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव और बच्चे के पक्ष में, बच्चे के इमोशंस को कहां समझा जा रहा है, डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा, बच्चे को कहां एक्सेप्टेड फील होगा, डी ऑप्शन में। ए ऑप्शन गलत नहीं कहेंगे कि आप पेशेंट रहें ताकि बच्चा नेचुरली एडजस्ट कर ले, बट आप भी तो कुछ करेंगे, बच्चा ही सब कुछ करेगा नेचुरली, तो आपका कुछ करना डी ऑप्शन में शामिल है कि एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ घुलने मिलने का, बातचीत करने का मौका देंगे, उनकी कहानियों को साझा करने का मौका देंगे, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग, या मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ शेयर करके, अभिव्यक्त करके अच्छा लगता है, ठीक। तो हम इमोशनली बच्चा सेफ फील करेगा, एक्सेप्टेड फील करेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखिएगा क्या कहता है। द रैशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स, ये एक टॉपिक है, कम्युनिटी रिसोर्स कहा जाता है, यानी समुदाय क्या है, संसाधन के रूप में यूज हो, जो भी कम्युनिटी में प्रेजेंट है आपकी, जो भी समुदाय में प्रेजेंट है, उसको आप एक संसाधन के रूप में यूज कर पाए एज अ टीचर, वो बेस्ट चीज हो जाती है। जैसे किसी के पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो उनको एक दिन कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए बुला लिया जाए, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और वो क्या है, उस बच्चे के पिताजी क्या है, एक कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि वो कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो संसाधन के रूप में यूज हो रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, रियल लाइफ से जोड़ करके सिखा देंगे। किसी के पिताजी फार्मर हैं तो उनको बुला लिया, पुष्पांजलि कोई कह रहा है हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में, बट इसका मतलब ये नहीं कि बात बार बार आप बिहार को टारगेट करें। सुषमा क्या करें यार, ऐसे लोगों का कहां से इतनी फुर्सत मिल रही है आपको, है जीवन में फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। अब कोई तो एग्जांपल दुनिया का इंसान देगा या नहीं, बिहार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ना, इसलिए बार बार बिहार याद आ जाता है। मुझे लगता है वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं और लोग वहां से बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं और बहुत ही भले भी होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसे कई लोग मिले हैं। बचपन से मेरा कोई ताल्लुक रहा नहीं, बिहार के बारे में कभी सुना नहीं था, मिली नहीं थी, बट दिल्ली आई तो यहाँ हर तरह के लोग हैं तो मिलना शुरू हुए। लेकिन क्या करें हम, हमारा परसेप्शन ऐसा है, एज टीचर्स हमारे अंदर इतनी घृणा भरी हुई है आजकल इंटरनेट पे, या लोगों जो भी जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों में, तो उनको हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी है कि अच्छा 2 बार ये शब्द बोल दिया इसका मतलब ये होगा। अरे भाई टीचर्स पढ़ाते समय एग्जाम्पल देते हैं, 70 तरह के देते हैं, जो मन में आ जाता है वो दे देते हैं। तो समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है, यानी जब आप समुदाय को एक संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, यानी यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि आप अनक्रिटिकली क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ देंगे अगर कम्युनिटी से कोई समझाने आ रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन है हेल्प पॉपुलराइज एंड डिससेमिनेट लोकल नॉलेज विदाउट क्वेश्चनिंग इट। ऐसा नहीं होता किसी भी नॉलेज को बिना क्वेश्चन किए बच्चे को भर नहीं लेना है, फिर तो वो टीचर सेंटर्ड या अथॉरिटी सेंटर्ड हो जाएगा। कम्युनिटी इटसेल्फ हैज अ स्टेक इन देयर चिल्ड्रंस लर्निंग एंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व। ये बात बिल्कुल सही है कि समुदाय का भी अपनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है बच्चों को सिखाने में, इसलिए उनका भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। बच्चा एक तो रियल लाइफ से जुड़ेगा, दूसरा समुदाय उनको कुछ सिखा पा रहा है तो वो सोसाइटी के लिए तो बन रहे हैं ना। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक। डी ऑप्शन है कम्युनिटी इफ नॉट इन्वॉल्व विल बी ऑफेंडेड। ये कोई सेंस नहीं है कि भैया नाराज हो जाएगा अगर समुदाय को नहीं इन्वॉल्व किया तो पॉजिटिव ऑप्शन क्या है, सी,
ठीक, फोकस हमें पॉजिटिव पे करना है, बच्चे की भलाई पे करना है। ज्यादातर क्वेश्चंस पेडागोजिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे, जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हो रही है, वो उत्तर सही है। और 4-5 क्वेश्चन बचते हैं। 24वां क्वेश्चन है, आरोही आस्क्ड हर लर्नर्स, यानी आरोही क्या है, टीचर है, उन्होंने अपने लर्नर्स से पूछा ड्रॉ अ मैप ऑफ देयर क्लासरूम, उनका जो क्लासरूम है जिसमें वो है, एक मैप बनाए उनका। दिस एक्टिविटी विल हेल्प इन डेवलपिंग, कि भाई कहाँ से बरामदा है, यानी कहाँ से आपका वो कॉरिडोर है, कहाँ सीढ़ियां जाती हैं। मेरी ड्राइंग तो खैर खतरनाक है। तो ड्रॉ करने को कहा उन्होंने कि अपने क्लासरूम का या अपने स्कूल का एक मैप बनाओ, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है स्किल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, यानी पूर्वानुमान और गणना के कौशल। कैलकुलेशन थोड़ा ना होती है मैप में, है प्रिडिक्ट क्या करोगे वो तो पहले से पता है आपको। रिकॉर्डिंग डेटा, रिकॉर्ड नहीं करना, आपको खुद इमेजिन करके बनाना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस एंड ओरिएंटेशंस, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब भी मैप की बात आए तो एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव पोजीशन, ऐसा मैथ्स के क्वेश्चन में भी होता है, ऐसा ईवीएस के क्वेश्चन में भी होता है। मैप पे क्वेश्चन आता है इस तरह का कि मैप से फायदे क्या होते हैं बच्चों से मैप बनवाने से। तो अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ कि भैया कौन सी चीज कहां होगी, वो रिलेटिव पोजीशन समझ पाएगा कि इधर से आता हूं तो सीढ़ियां यहां पड़ती हैं, इस दिशा में मेरा ये कॉरिडोर है, इस दिशा में क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के बराबर में ये वाला रूम है, या प्रिंसिपल्स रूम ये है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो वो रिलेटिव पोजीशन को समझ पाएगा अपने दिमाग में, तो मैप के लिए वो इजी हो जाएगा कि वो स्पेस को समझ पाएगा। तो ये बात सही है कि कहां कौन सी एक चीज ओरिएंटेड है ये समझ पाएगा। ड्राइंग लैंडस्केप नहीं, उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके हैं कि अगर आपको सिर्फ ड्राइंग लैंडस्केप उसका अच्छा कराना है तो आप कुछ भी चित्र बनवा सकते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बड़ा बड़ा नॉट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अब तो ये नॉट को कैपिटल लेटर्स में देने लग गए, अदरवाइज तो कैपिटल लेटर्स में पहले देते नहीं थे, तो आप लोग को गलती हो जाती थी। रूढ़िवादी धारणा मत रखिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात है मिस्टर लर्नर, आपने नाम भी बिल्कुल अच्छा रखा है। और मैं तो लीस्ट रूढ़िवादी इंसान हूँ, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी। हो सकता है मेरे पर्सनल बिलीफ एक दो हों, भाई हर इंसान के हो सकते हैं, वैसे भी उसमें स्टीरियोटाइप खैर शामिल नहीं है, बट जेंडर सेंसिटिव और नॉन स्टीरियोटिपिकल इंसान हूँ पर्सनली, तो आप ऐसा कभी ना सोचें। ठीक, बहुत हर्ट हो गई मैं, आंसू दिख नहीं रहे हैं आपको। देखिएगा, खैर अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के करिकुलम है, कि हाँ करिकुलम में तो पाठ्यचर्या ही होगा, चर्चा भी नहीं। पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, यानी करिकुलम किस एक प्रिंसिपल के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, यानी बच्चों की भलाई की बात कौन सा एक ऑप्शन नहीं कर रहा। सिंपल है। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, तो ये तो अच्छी बात है, हमें तो नॉट पूछा है। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स, ये भी बात सही है कि रटने से शिफ्ट हो जाए, मीनिंगफुल लर्निंग बन जाए, सही है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर इजियर, ये कहीं नहीं कहा गया, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है एग्जामिनेशन को लेकर के, ये नहीं कहा कि आसान बना दो पेपर को, ठीक है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, एंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये एंश्योर करें, हम ये सुनिश्चित करें कि पाठ्यचर्या समृद्ध हो और ये किताबों से बाहर जाए, रियल दुनिया में जाए, है ना। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सिर्फ बुक को, टेक्स्ट बुक को ही हम सर्वसर्वा ना मान लें। टेक्स्ट बुक क्या है, वन ऑफ द रिसोर्स है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक के बाहर बहुत सारी दुनिया है। चाहे आप फील्ड ट्रिप कराइए, बच्चे को एक्टिविटी कराइए, उससे डिस्कशन डिबेट जो मर्जी कराइए, टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है, एक संसाधन है बहुत सारे संसाधनों में से। तो ये आंसर आपका यहां सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। परीक्षा को आसान बनाने की बात किसी भी करिकुलम में नहीं की गई, फ्लेक्सिबल बनाने की या अच्छी रियल लाइफ से जोड़ने की बात की गई है। आसान बनाना क्या होता है, आसान तो अपने आप ही लगेगा अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा तो, मुश्किल तो वही लगता है ना जो समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाइल असेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस आर हैज टू अवॉइड, यानी क्या हमको बचाना चाहिए। देखिएगा, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए ये पूछा है। वी हैव टू अवॉइड या समथिंग लाइक दैट होगा, ये आर हैज टू क्या होता है, ये इस बार सीटेट ने खूब गलतियां की हैं। देखिएगा, एक बार जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। माही व्लॉग आएगा वॉच और फोन को लेकर के, वाह 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 वाह। चलिए नवल सिंह जवाब दे दीजिए। अगर हम बात करें कि ईवीएस पढ़ाते समय या असेस आकलन करते समय किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज से बचना है, यानी कौन सी चीज नेगेटिव है। वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो पॉजिटिव है भाई, वैरायटी ऑफ वेज तो इस्तेमाल करनी ही चाहिए। जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करें, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो या और बाकी डेटा हो। बी ऑप्शन है इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट फॉर रिच एक्यूरेट डिटेल्स, यानी सटीक
तरीके से हम डिटेल्स को रिकॉर्ड करें, ठीक है। यूजिंग ग्रुप वर्क एज बेसिस ऑफ असेसमेंट, यानी ग्रुप वर्क बच्चों को ग्रुप में असेस करें, ठीक है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट, ये बात सबसे खराब है। टेक्निकल लैंग्वेज से बचना है आपको ईवीएस में, फैमिलियर लैंग्वेज का यूज करना है, यानी परिचित भाषा जो बच्चे के एनवायरमेंट से जुड़ी हुई हो। आप देखते हैं ईवीएस की बुक्स भी या एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, स्पेशली 6 to 8 तक, 1st to 5th तक, वो ऐसे लिखी गई हैं जो बिल्कुल बच्चों की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करना होता है, ये अच्छी टेक्स्ट बुक का लक्षण नहीं है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो टेक्निकल वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है। 3 सवाल और हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने घर। वैसे तो आप अपने ही घर हैं अभी भी, बट फिर भी ये डायलॉग थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, तो बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है। ठीक है जी, फटाफट से बताइए, इससे पहले कि अब आपको नींद आ जाए और मुझे भी, तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक, जवाब दीजिए, जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 9 बजे डेली आएंगे, पढ़ाई करेंगे मस्त तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ स्टोरी इन क्लास 5 अबाउट रोनाल्ड रॉस, यानी रोनाल्ड रॉस के बारे में एक कहानी है। अभी हम बात कर रहे थे ना, मलेरिया पे इन्होंने रिसर्च की थी, तो रोनाल्ड रॉस के बारे में कहानी है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज मिला इनको मेडिसिन में 1902 के अंदर फॉर डिस्कवरी दैट मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया फैलाते हैं। पहले लोगों को लगता था पानी से मलेरिया फैलता है, ठीक। वाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, इंडिया की ही बात है। he details in his own words how he spent time chasing mosquitoes, cutting open mosquitoes stomach and observing it under microscope. What would be the purpose of including Ronald Ross story in EVS? भैया ये जो रोनाल्ड रॉस की कहानी है जिसमें साइंटिफिक चीजों के लिए उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला, ये क्यों ऐड की गई होगी ईवीएस में, ये आपको पता लगाना है। तो कॉमन सेंस से आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ए ऑप्शन है टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेसेस, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में पता लगेगा, उन्होंने कैसे मॉस्किटो के पेट को काट के उसके अंदर झांका, देखा कि कैसे ये क्यों होता है मलेरिया, ये सारी चीजें। टू इंस्पायर, तो उनके अंदर एक डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंटेशन की एक प्रवृत्ति जागेगी बच्चों के अंदर। टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरीज, मे बी टू एनकरेज लर्नर्स टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कोर्सेस, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आए कि वो अलग अलग रोमांचक कहानियां जाने, पढ़ें, लिखें, कलेक्ट करें, ठीक है। टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये भी सही है कि साइंस की हिस्ट्री के बारे में बच्चे को पता लगेगा। लेकिन बात यह है, चारों में से कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं लग रहा, लेकिन 3 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो किसी एक को हमें हटाना होगा, ठीक। तो ये अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, हाँ साइंस से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि साइंस भी हम ईवीएस में पढ़ाते हैं जोड़ करके। इंस्पायर करेंगे लिखने के लिए कहानी, लिखने की बात यहाँ कोई हुई नहीं है। अगर लिखने के लिए इंस्पायर करना होता तो फिर कोई और चैप्टर हम पढ़ा सकते थे, जरूरी नहीं है कि साइंस का चैप्टर कहानी लिखने के लिए इंस्पायर करे, कर सकता है, बट ये कमजोर लग रहा है ऑप्शन हमें। एक्साइटिंग स्टोरी करेक्ट करे, इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है राइटिंग से ज्यादा। क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस का ही टॉपिक है, तो ये भी सही है। तो कमजोर ऑप्शन में सिर्फ बी लग रहा है। ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव होता अगर ऑप्शन चारों का हमारे पास ऑप्शन होता। तो ए सी डी सही होगा, जो कि है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं पेडागोजी में कई बार, बट इजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये क्या कहता है भाई, भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रेवल in his language class of class 2. What would you suggest as the most suitable resource for his classroom transaction? यानी भूषण अपनी कक्षा में, भूषण क्या है, एक टीचर है, एक शिक्षक है, अपनी कक्षा 2 की बात हो रही है जहां पे ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होगी नहीं, बट ईवीएस को हम कौन सी थीम है, यात्रा, ट्रेवल। 6 थीम्स है ना, उन्हीं में से एक थीम है आपकी, थीम है यात्रा यानी ट्रेवल। इसको इंटीग्रेट करना है किस चीज में, क्या पढ़ाते समय, लैंग्वेज यानी भाषा जब वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ईवीएस पढ़ाया जाता है क्लास 1 और 2 में, ठीक, क्योंकि अलग से ईवीएस की नोटबुक टेक्स्ट बुक नहीं होती। तो कौन सा एक रिसोर्स मोस्ट सुटेबल होगा, ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करें ट्रेवल के लिए, पोएम सुनाएं ट्रेवल पे, मॉडल्स ऑन मोड्स ऑफ ट्रेवल या चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवल। बहुत आसान है, बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। अच्छा बच्चों बताओ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गए थे, तो बच्चों को आ जाएगा मजा और वो बता देगा अपने एनवायरमेंट के बारे में भी और कौन सी यात्राएं रही होंगी। कोई बच्चे होंगे कुछ बेचारे हमारे जैसे जो सिर्फ नानी के घर ही जाते होंगे छुट्टियों में, तो वो भी बता देंगे। लेकिन बच्चों का एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ भी नहीं है, वो ऑप्शन बेस्ट है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, अपने अनुभव अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे। तो इन तीनों चीजों से ज्यादा एक्टिव बच्चा अपने अनुभव को शेयर करते समय होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन बेस्ट है बाकी 3 से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि अ लर्नर इन योर ईवीएस क्लास शेयर्स हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ बेगर बॉय,
एक बच्चा है आपकी क्लास में जिसने एक भीख मांगने वाले बच्चे को, पड़ोस के भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा किया कि उसने क्या ऑब्जर्व किया उस बेगर बॉय के बारे में इन हर नेबरहुड एंड वांट्स टू नो व्हाई हिज पेरेंट्स डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल। और अब वो जानना चाहता है कि वो बच्चा जो है वो भीख मांग रहा था। तो बच्चे के लिए तो बहुत ऐसी बात है ना जो उसने पहली बार देखी होगी। तो उसने कहा मैंने अपने आसपास एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा और वो मेरी एज का था, मान लो वो स्कूल नहीं जा रहा था। ये बात वो क्लास में डिस्कस करना चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स, मैंने उससे पूछा कि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द लर्नर्स एज अ टीचर। आप बच्चों को या शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे जब आप इस पोजीशन में हैं एज अ टीचर। लिसन बट स्टिक टू योर लेसन प्लान। आप कहेंगे मैंने लेसन प्लान बना के लाया हूं घर से, मुझे इतने मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, कोई फालतू बात तुम्हें करनी नहीं है। ऐसा नहीं होता, बच्चे की रियल लाइफ से आप सुनते हैं उसकी बात। ठीक, एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बेगर्स ऑल ओवर इंडिया। अब आप सीधा कंडीशन बता देंगे। क्लास अगर छोटी हुई तो आप सीधा सीधा, कोई बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है, आप सीधा सीधा कंडीशन समझा देंगे, बड़ी दूरदर्शा है। फिर आता है सी ऑप्शन, डिस्कस द इशू सेपरेटली विद द लर्नर। ये भी कोई जरूरी नहीं है, बात वहां तक पहुंची नहीं है अभी। एक्नॉलेज हर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इट इन होल क्लास। आपको समय बचाते हुए क्या करना है, बच्चे को टैकल करना है और उसकी बात को सुनना भी है, उसको एक्सेप्टेड भी फील कराना है क्लास में। एक्नॉलेज यानी आपको इस बात को क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, एक्नॉलेज करेंगे हर ऑब्जर्वेशन जो उसने ऑब्जर्व किया और डिस्कस करेंगे फिर पूरी क्लास में। अब ये जो बाकी की दोनों चीजें थी, ये दोनों यहां आ गई, कहां पे, यहीं पे। अब आपका मन होगा तो इस डिस्कशन में आप सारी कंडीशन भी बता सकते हैं, इशू पे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट है जो सबसे बेस्ट हो या फिर बाकी के ऑप्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करता हो। तो डी ऑप्शन में बाकी के दोनों ऑप्शन अपने आप ही आ गए कि आप एक डिस्कशन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है गेम्स एंड रिडल्स, यानी जो गेम्स हैं, रिडल्स हैं, पहेलियां हैं, आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एंड लर्निंग एज, यानी खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी, यानी कि क्लासरूम में जो मोनोटोनस हो जाता है, यानी बोरिंग हो रही है क्लासरूम, उसको वो ब्रेक करते हैं। चलो मान लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर्स, यानी वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। चलो मान लेते हैं, बट कुछ लर्निंग भी तो होगी इसके पीछे। दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑन देयर ओन, यानी वो पैटर्न को समझ पाए कि जब ये पहेली पूछी जाती है तो इस पैटर्न पे होती है ना। जब ये खेल, मान लीजिए वो खेल रहे हैं तो कोई एक पैटर्न होगा, उसमें रूल्स को समझना हो, चाहे वो रिडल्स को समझना हो, ताकि बच्चे आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, वो रीजनिंग भी उनकी अच्छी होगी उससे। ये बात थोड़ी ठीक लग रही है कि पैटर्न किससे रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है। दे आर इजी टू ट्रांजैक्ट इन क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि वो संपादन कर पाएंगे। तो सबसे एक्टिव बच्चा यहाँ है जहां वो डिस्कवर कर पाएगा खुद से रिडल्स और गेम्स के थ्रू कि क्या पैटर्न पे ये चीजें पूछी जा रही है और क्या पीछे का उद्देश्य है या किस टॉपिक से बात आ रही है। तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी लगाएगा, इमेजिनेशन भी लगाएगा और पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो